ठीक है जी। और जैसा कि आप जानते हो, एक बार थोड़ा सा अगर हम समराइज करें, आप भी बच्चे, अभी आप में से कोई भी बच्चा कुछ अर्न कर रहा है? नहीं कर। लेकिन ऑब्वियसली जब अर्न करोगे तो टोटल कितने हेड्स में अर्न करोगे? पांच। सबसे पहला सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर्स। जिंदगी में आप चाहे कंपनी हो चाहे आप इंडिविजुअल हो, आप कुछ भी कमा लो, पांच हेड्स में आता है। और उन पांच हेड्स में से एक हेड हम आज कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? कैपिटल गेन्स। और मैंने आपको बताया हुआ था, जब भी मैं कोई हेड स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मैं उसका चार्जिंग सेक्शन बताऊंगा कि भाई इसमें टैक्सेबल हो क्या रहा है। ठीक है। और इसका चार्जिंग सेक्शन है बच्चे, सार्थक जी क्या है चार्जिंग सेक्शन? नोट साथ साथ बोल रखे हैं बेटे। ठीक है, सेक्शन 45, जो कि ये बताएगा कि मैं कैपिटल गेन में क्या चीज टैक्सेबल कर रहा हूं। तो आइए लिखते हैं साथ साथ, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट will be taxable under the head capital gains in the प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मैं बता देता हूं बच्चों को जिनकी फर्स्ट क्लास है, भाई प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर एक ही बात होती है। जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 24। तो इनकम टैक्स में नाम बदला होता है, बच्चों को पता है, जो नया है उनके लिए ये बच्चे। सो एनी प्रॉफिट और गेन, अगर मैं कीवर्ड हाईलाइट करूं, सो इट इज एनी प्रॉफिट्स और गेन्स। भाई अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, क्यों प्रॉफिट हो रहे हैं? आपने क्या करा है बच्चे? ट्रांसफर करा आपने, बेचा आपने, किराए पे नहीं दिया आपने। किराए की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोजेक्टर किराए पे दे रहा हूँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बेचने की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर, और ट्रांसफर किस चीज को कर रहे हो? कैपिटल। वो टैक्सेबल हो जाएगा। तीन चीजें हैं ये, टैक्सेबल हो जाएगा कौन से हेड में? कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ओहो, बड़ी गहरी बात है भाई। अभी आपको लगेगा ठीक है सर, सिंपल लैंग्वेज चल रही है, पर्पस है ऐसे लिखा जा रहा है। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे यहां तक? चलिए, अब आप समझिएगा, मैं थोड़ा सेक्शंस कोड करूंगा साथ में। सर ये जो प्रॉफिट है ये कौन से सेक्शन में निकलेंगे, आज हम देख लेंगे ये। सेक्शन 48 कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट। वो सर आ तो गया प्रॉफिट निकालना, सेल्स माइनस कॉस्ट। हाँ तो उसको थोड़ा डेवलप फॉर्म में देखेंगे ना। समझ रहे हो? सेक्शन 48 में देखा जाता है ट्रांसफर, क्या चीज ट्रांसफर है और क्या चीज ट्रांसफर नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 47, ये सेक्शन होगा, ये देखेंगे पूरा का पूरा। और सर जी ये कैपिटल एसेट क्या होता है, ये डेफिनेशन बस आपकी स्टार्ट होने वाली है सेक्शन 2 क्लॉज 14। बेसिकली ये तीन सेक्शन हमको याद भी होने चाहिए। ठीक है बच्चे? इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। सिर्फ आप नोट्स बना लेना, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्सेप्ट। आई मीन कुछ केसेस में ये वाला पॉइंट ऊपर वाला नहीं लगता। कौन कौन से होते? पूरा पॉइंट नहीं लगता ना। हाँ, मतलब वो समझ आएगा जब बोलूंगा, अभी ऐसे नहीं पता लगेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन, एक तो है बच्चे इंश्योरेंस क्लेम, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जब भी मैं सीए लिख रहा हूं तो वो कैपिटल एसेट है, और एसआईटी है स्टॉक इन ट्रेड। और तीसरा, सर ये सब क्या लिखवा रहे हो सर, छोड़ो ना बेटे, हो सकता है आज ये हो जाएगा।
3 बजे तक आज चलाएंगे ना कंटिन्यूस, पकड़ लेंगे बेटे पूरा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ओके, कहिए, यहाँ तक क्लियर है। अब मुद्दे की बात यह है भाई, मेरा आपसे सवाल ये आ रहा है, मैंने ये मोबाइल फोन खरीदा हुआ है, अगर मैं इसको बेच देता हूँ तो सबसे पहला सवाल तो ये है, बेचना, अभी मैं ट्रांसफर को तो बेचना मान रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, क्या ये कैपिटल एसेट है या नहीं? आप प्रॉफिट प्रॉफिट छोड़ो ना आप एक बार, सवाल ये है क्या कैपिटल एसेट है? आंसर इज, सही बच्चे कह रहे हैं मेरे कैपिटल एसेट नहीं है। गिफ्ट नहीं है भाई, मैं तेको बेच रहा हूँ भाई, मैंने 6 लाख का खरीदा तो 5 लाख का बेच रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अब आप, आपको अभी जो नेक्स्ट 15-20 मिनट होगा आपको एक एक चीज पता लगेगी कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं है, और उसी से स्टार्ट हो जाता है बच्चे डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो आइए अगली हेडिंग डालेंगे कि कैपिटल एसेट होता क्या है। हेडिंग डाल देना डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। और कौन से सेक्शन में था बच्चे ये? जो डेफिनेशन होता है ना उसमें वो क्लॉज होता है ना, 2 क्लॉज 14। कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, जब भी इंक्लूड लिखा होता है ना, मतलब बड़ी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब सरकार चाहती है कि हर चीज आ जाए इसके अंदर, मतलब दे आर नॉट एग्जॉस्टिव नहीं है। इंक्लूड्स का मतलब होता है इसके अंदर ये है, ठीक है। आपके हिसाब से सरकार क्या चाहेगी? हर चीज कैपिटल एसेट हो और हमें प्रॉफिट मिले, या लिमिटेड चीज? कोशिश तो रहेगी हर चीज हो जाए, कि आप बेचो तो कैपिटल गेन लग जाए, समझ रहे हो? तो इसी हिसाब से इंक्लूड्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है समझना। पॉइंट नंबर ए, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड। प्रॉपर्टी से आप ये मत समझिए मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, या कोई सिर्फ लैंड की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी इज इफ यू आर ओनर ऑफ दैट, दैट्स योर प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड मतलब सर, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, तो नॉट जस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्जैक्ट, ठीक है, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, चाहे पर्सनल हो आपके घर के एसेट्स, चाहे ऑफिशियल प्रोजेक्टर, ऑफिस का हो गया ना ये, चाहे टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल। तो मैं कह सकता हूँ पहले पॉइंट में कुछ छूट गया जिंदगी में। आपके घर में जो, ये जो आपका पेन है आपके हाथ, इज इट अ कैपिटल एसेट? ये चेयर, आपके घर में जो सोफा है, सोफे के ऊपर पिलोज, नहीं है वो? कैपिटल एसेट नहीं है, क्यों? पर्सनल मोबाइल में एक्सक्लूसिव होते हैं ना, पर्सनल इतना आगे का थोड़ा ना अभी आपको ऐसे बोलना। हम उस जितना आप ऐसे मोमेंटम खराब, तो पढ़ा नहीं नहीं बोलूंगा ऐसे, तू पूरे बैच को कंफ्यूज कर देगा नहीं। हाँ जी, पर्सनल भी आ रहा है ना? हाँ जी, जितनी डेफिनेशन मैंने ये लिखवाई है उस हिसाब से तो आ रहा है। समझ रहे हो? आपके घर में जो भी चीज पड़ी हुई, इवन जो आपके किचन में स्पून, फोक, नाइफ, नाइफ क्यों ध्यान आया मैडम आपको एकदम से? मतलब और कुछ समझ नहीं आया तुम्हें? प्रेशर कुकर था, प्लेट्स थी, नहीं, बैग चेक करो इसका जरा, ठीक है।
पीछे तू ही बैठा है। ठीक है, सो बेसिकली हर चीज आ रही है। तो सरकार ने इतना ब्रॉड रखा है, और फिर सरकार ने सेकंड पॉइंट लिखा है, स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ FIIs। FIIs का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट। अब अभी देख रहे हो मार्केट बुरे तरीके से गिर रही है, बहुत गंदे तरीके से गिर रही है। 10-15 दिन हो गए, और उसका मेन रीजन अगर बाय चांस आपने रील्स में स्क्रॉल अप डाउन करा होगा, तो ये यार FIIs अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। समझ रहे हो क्यों निकालते हैं? वो मैक्रो लेवल की बातें हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं फिर दोबारा आ जाएंगे, या जो भी है वो तो उनके बिजनेस का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे मल्टीपल मार्केट्स में लगाते हैं, चाइना मार्केट उनको बेनिफिट, वो तो अलग लेवल पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट होते हैं। तो उनका जो स्टॉक है, क्या वो कैपिटल एसेट है? तो आज अगर FIIs कहते हैं ना हम बेच रहे हैं, तो क्या वो जब बेच रहे हैं शेयर्स को, ठीक है, वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, तो एग्जिट कैसे करेंगे? बेच बेच के, होल्डिंग कम करके। क्या उनके ऊपर कैपिटल गेन्स लग रहे हैं? लगे। हालांकि वो बोले अरे भाई तो धंधा है, तो स्टॉक है मेरा, पर तब भी लगे। क्यों? 2 clause 14 में लिखा हुआ है। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? वैसे तो इंक्लूड्स पार्ट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, पर अब वो एक यूलिप करके है, पर वो अभी नहीं लिखवाऊंगा आपको। आप जस्ट एक लाइन छोड़ देना, बस बी पार्ट है ना, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एफआई। ठीक है, वो जरूरत लगेगी, तो जिस टाइम अमेंडमेंट आई थी सिर्फ तभी वो इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है। हाँ जी। ब्रोकर्स का, मैडम वो शेयर्स के ओनर नहीं होते, उनको कमीशन मिलती है। ठीक है, तो उनका तो उसी में ही आएगा, उनको अगर कमीशन मिल रही है तो। बट कैपिटल गेन, यस, कैपिटल गेन। ठीक है बच्चे, तो एक लाइन छोड़ देना बस, सी पॉइंट के लिए, या अगर लिखवाऊंगा कभी तो चांसेस कम है, बस फिर भी एक लाइन छोड़ देना। कहने का मतलब है दुनिया की जितनी भी चीजें थी सारी तो इंक्लूड पार्ट में आ गई सर, कोई चीज छूटी थोड़ा है। समझ रहे हो? और वैसे तो अगर मैं ना भी लिखवाता तो भी, जब दुनिया की हर चीज आ रही है तो सर ऊपर ही आ रही होती वो भी। हर काइंड ही तो कुछ रीजन है बच्चे जो उसको डाला हुआ है। बट एनीवेज, अब सरकार ने बताया कि हम क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, और सरकार ने बोला सबसे पहले तो स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कुछ नहीं होता, स्टॉक ही होता है। ठीक है, स्टॉक ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस और, कहने का मतलब ये है, पहली दो लाइनें पढ़ के हर कोई दुकानदार कह रहा है सर इसका मतलब मेरी AC की दुकान है, बेचूंगा तो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो सरकार ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए स्टॉक है, और तुम बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो तो तुम्हारा जो स्टॉक है उसको हमने बाहर करो। लेकिन सरकार ने इसके आगे लिखा कि हमने कौन सा बाहर नहीं करा, अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ FI। FI बाहर नहीं गया भाई, समझ रहे हो? FI बाहर नहीं गया बच्चे। तो आज भी स्टॉक इन ट्रेड ऑफ FI क्या है मेरा? कैपिटल एसेट। क्लियर है बच्चे? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स बाहर कर दिया गया। ओके, बिल्कुल। पर्सनल मूवेबल हो गया आपके घर का सारा सामान। जी हाँ। अब आप बताइए, ये मोबाइल फोन कैपिटल एसेट है या नहीं? नहीं, दैट्स पर्सनल मूवेबल। जिस घर में आप रह रहे हैं वो कैपिटल एसेट है। घर है, क्यों? मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर करा है जी? आप मुझे बताइए, सरकार ने आपका फायदा करा है नुकसान करा है? फायदा ही करा है। फायदा कराती तो सरकार अच्छी,
इफेक्ट्स पर्सनल आइटम्स। सरकार है किससे लेके बताओ। नहीं नहीं मैडम, ऐसे थोड़ा ना आपका मन करे आप निकाल ले जाओगे। दिस इज पर्सनल है। आपके घर पे जो फैन लगे हैं, ये जो फैन है ये तो ऑफिशियल है, इसकी अकाउंटिंग हो रखी है, ये बिजनेस का है। लेकिन आपके घर पे जो फैन लगा हुआ है वो पर्सनल नहीं बेचता है। कि अब अगर आप जब वो बेचोगे तो आपके दिमाग में आएगा अरे मुझे प्रॉफिट हो गया, टैक्स तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले वो जो चीज बेची क्या वो कैपिटल एसेट है? नहीं है, तो लगेगा ही नहीं। इसी बात पे मैं एक बात बोल देता हूं, कैपिटल गेन्स तभी लगता है जब तीन कंडीशन फुलफिल होती। पहली, इट शुड बी अ कैपिटल एसेट। दूसरी, ट्रांसफर होना चाहिए। और अगर वैसे तो दो ही होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशन हो गई, अगर आपने जो बेचा अगर वो कैपिटल एसेट है और अगर वो ट्रांसफर बोला जा रहा है तो कैपिटल गेन लगेगा जी। तो सवाल ये है क्या कैपिटल गेन लगेंगे? लगेंगे। अगर कोई चीज कैपिटल एसेट नहीं है और आपने उसको बेचा है तो क्या कैपिटल गेन लगेंगे? नहीं लगेंगे ना भाई। और अगर मैं बोलूं कोई चीज कैपिटल एसेट है और वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा तो कैपिटल गेन लगेंगे? कहने का मतलब ये है कैपिटल गेन तब लगता है जब दो कंडीशन फुलफिल होती है, जो आपने बेचा वो कैपिटल एसेट है और आपको ट्रांसफर माना गया। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? तो वो कैपिटल एसेट है। तो वो कैपिटल एसेट है जी। मतलब देखो, आप एक छोटे लेवल पे बिजनेस चलाते हो, आप छिपा लेते हो, आपको क्या लग रहा है? मतलब बड़े लेवल पर ये सब चीजें नहीं करते ना फिर कॉर्पोरेट्स, उनकी अलग तरीके की टैक्स प्लानिंग होती है। न्यूज में आता हुआ ये अच्छा नहीं लगेगा ना, अंबानी जी ने अपने पर्सनल मूव मतलब ऑफिशियल एसेट को पर्सनल दिखा के 5,000 का टैक्स बचाया। छोटी टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे ना वो लोग। तो बेसिकली एक छोटी सी समरी है, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन लगेंगे बच्चे? नहीं लगेंगे। कैपिटल एसेट है ही नहीं, वो ट्रांसफर करा है, कैपिटल गेन लगेंगे? कैपिटल गेन तभी लगेंगे जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कहिए साहब, क्लियर है? ओके। एक्सेप्ट, हाँ ये लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट ज्वेलरी। ऐसे ही लिख रहा हूं अभी इसको, चाहे आप इसको गोल्ड ज्वेलरी बोल दो चाहे सिल्वर, डायमंड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। सो बेसिकली एक तो ज्वेलरी आ गया जो कि एक्सेप्ट हो गया। एक बार लिख लेते हैं फिर एक बार एनालाइज करेंगे। बुलियंस होते हैं बच्चे गोल्ड के बिस्किट्स और पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ आर्ट। और कुछ था क्या? है ना? तो भाई कहने का मतलब ये है, कैपिटल एसेट में पहले सारा कुछ आया, फिर सरकार ने बोला तुम्हारा घर पे जो भी सामान पड़ा है उसको बाहर कर देते हैं, पर्सनल लाइफ में बाहर कर देंगे, लेकिन कुछ चीजों को बाहर नहीं करेंगे। जैसे कि ज्वेलरी, जैसे कि पेंटिंग्स, बुलियंस, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जो भी चीजें होती हैं वो सारी बात। अभी आ जाऊँ, हाँ जी, हो सकती है पर उसको बाहर कर दिया मैंने, अभी एनालाइज करा दूंगा। यानी कि जो ज्वेलरी आपने पहनी है, फाइनल बताना क्या वो कैपिटल एसेट है? हम्म, क्या ज्वेलरी कैपिटल एसेट है? तो छोड़, वो तो तू कहाँ दुकान में घुस गया उसकी दूसरी बात। सर वहाँ पे तो देख करनी है, देख वो तो देख डायमंड की होगा,
ठीक है, और भी जैसे आपने देखा होगा स्वरोस्की के मेटल्स होते हैं तो नोटिफिकेशन में घुस गया, प्रेशियस जैसे प्लैटिनम होता है, ठीक है, हाँ ज्वेलरी यार, ठीक है, नहीं ठीक है, वो प्लैटिनम और ये भी होंगे, पर वो नोटिफिकेशन के थ्रू कौन से प्रेशियस मेटल्स होते हैं वो सारे लिखे हो, समझ रहे। पर मुद्दे की बात ये है, आपके घर में जो ज्वेलरी है अगर आप उसको बेचते हो तो सवाल ये है कि क्या वो जो ज्वेलरी है वो कैपिटल एसेट है। आइए एक बार डेफिनेशन से एनालाइज करो, क्या वो इंक्लूड्स पार्ट में है, सिर्फ इन ये क्या है, आराम से तुम मेरे को एनालाइज कराने दो। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड, सबसे पहले आप सिर्फ ए और बी पढ़िए, और क्या ज्वेलरी आ रहा है ए और बी में, कौन से पॉइंट में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो वो ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। फिर कुछ चीजें बाहर जा रही है, फर्स्ट पॉइंट में तो नहीं आया वो, दूसरे वाले में पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स आपको लग रहा है बाहर चला गया, लेकिन वो कह रहे हैं एक्सेप्ट इन चीजों को बाहर मत करो, इसका मतलब ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। इसका मतलब बुलियंस या पेंटिंग्स या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस या स्कल्पचर्स या वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें भी कैपिटल एसेट। अब मुझे बताइए, तो मैं लिख देता हूं स्टिल ये सारे कैपिटल एसेट, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है जो आपके घर में लगी। मेरा आपसे सवाल, टीवी लगा आपके घर, अब उसे बेच दिया ओएलएक्स पे, ओएलएक्स पे कितना सारा सामान बेचते हैं, समझ रहे हो, आपने टीवी बेच दिया ओएलएक्स पे, क्या वो कैपिटल एसेट है? क्या उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेंगे? बेड को बेचोगे तो लगेगा, एसी, फर्नीचर, आरओ घर में लगा है, यूटेंसिल्स जो भी घर में है, नहीं लगेगा, अलमीरा, बढ़िया है ना सर, ये चीज सही है, लेकिन घर की ज्वेलरी बेचोगे तो, क्योंकि उसी पे ही तो प्रॉफिट होगा। एसी बेच के प्रॉफिट कमा लोगे आप, इसलिए सरकार उसको कैपिटल एसेट बोली। टीवी बेच के प्रॉफिट कमा लोगे, आपने 50,000 का टीवी खरीदा, अब उसको 60 का बेच दो, तो बेसिकली सरकार ने उन्हीं चीजों को कैपिटल एसेट रखा जिसको बेच के प्रॉफिट होता है, सो दैट इसका जो गेन होगा वो मैं टैक्सेबल कर दूं। अब मुझे बताइए, सरकार ने आपके बेनिफिट के लिए करा है या अपने बेनिफिट? कौन सी सरकार ने? हमारे आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, वो सेंट्रल, ये इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया बच्चे, तो कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, चलो उसके बाद अमेंड तो हो ही सकता था, ठीक है, तो बीजेपी सरकार आपके फेवर में लॉ बना रही है या थोड़ा अगेंस्ट? बोला क्यों नहीं जाता तुमसे, मतलब सही, हाँ आपके लिए अच्छा वेलफेयर करना है, ठीक है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने सिर्फ आपके घर के उन्हीं एसेट्स को कैपिटल एसेट बोला है जिसको बेच के प्रॉफिट होता, वही तो हो रहा है, हाँ ठीक है, जो एप्रिशिएट हो रहे हैं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, आपके घर में जो गाड़ी है वो सेकंड हैंड हो गई, आपने उसको बेच दिया, सबसे पहला क्या गाड़ी कैपिटल एसेट है? लेकिन जिस घर में आप रह रहे हैं वो कैपिटल एसेट है, क्यों है वो? हाँ वैल्यू अप्रिशिएट, आप ये लॉजिक ऐसे मत देना, लॉजिकली वो इंक्लूड्स पार्ट में है और एक्सक्लूड में कहीं हुआ ही नहीं, इमूवेबल इज अ कैपिटल एसेट, ठीक है बच्चे। तब वो डेफिनेशन के थ्रू स्क्रीनिंग आनी चाहिए, क्या चीज, मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, बस एक दो पॉइंट रह गए छोटे छोटे, एनालिसिस हो चुका आपका। पॉइंट नंबर सी इज रूरल एग्रीकल्चरल, सर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट होगा, जी हाँ होगा, रूरल को बाहर करा, याद होगा आपको एग्रीकल्चरल इनकम करा था, वहां पे अगर आप नोट्स में देखोगे वहां पे हमने लिखा है इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, समझ रहे हो, तो वो इस डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट बोला ही नहीं जाता,
तो अगर आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बेच दोगे तो क्या कैपिटल गेन लगेंगे? नहीं। चलो कोई कैपिटल एसेट नहीं, कैपिटल गेन को लग जाएगा सर उसमें। पॉइंट नंबर डी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। किसी बच्चे को कोई आइडिया क्या होता है बच्चों गोल्ड डिपॉजिट? गवर्नमेंट के साथ जो बोलते हैं डिपॉजिट सोवरेन गोल्ड। और आपको पता है जो, हाँ, सोवरिन बॉन्ड्स भी कह सकते हो आप, और भी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स करके भी है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बहुत कोशिश करती है कि जो आप सभी बच्चों के घर में गोल्ड पड़ा है, जैसे घर में गोल्ड पड़ा हो, सार्थक गोल्ड पड़ा हो, बैंक में पड़ा हो, कौन से बैंक में? हाँ वो होता है जब ज्यादा गोल्ड हो जाता है ना तो बैंक में रख दिया जाता है। घर में नहीं रखा कुछ? नहीं, आपके घर पे है? तो कब जा रहे हैं सारे घर वाले को भी डिटेल्स बता दीजिए। आपका घर वो तो पता कर लो, वो फॉर्म भरवाया होगा ना हमने एडमिशन का। वो मशीन आती है, सोफे और ऐसे चलेंगे सब डिटेक्ट हो जाते हैं। इतना लेके चले जाओगे? हाँ, सोफे के नीचे। ओ नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स के घर चोरी हुई थी। हाँ हाँ, एक्चुअली वो मशीन लेकर आते भाई, अब इतनी देर तक ऐसे तो ना ढूंढते रहेंगे। उन्होंने सारे सोफे की सब कुछ वो हटा दिया था, ठीक है, और मेटल डिटेक्टर होता है, नहीं रखा था, नहीं रखा था, मैंने उनसे पूछा नहीं, रॉबरी समझ रहे हो, लेकिन उनके पास मशीन होती है, समझ रहे हो। आप भी तो पूछ रहे थे सर मशीन कहाँ मिलती है, ठीक है, एक रात में चोरी बेटे हाईटेक वाले होते हैं, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ कि सब बच्चों के घर थोड़ा सा गोल्ड तो रखा होगा, रखा हुआ है ना साक्षी जी? ऐसे आपके घर में ये तो मेरा एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग चलाने दो ना यार मुझे, मेरे ही घर पे गोल्ड की लोकेशन पता करने आ गए तो, ठीक है। तो बेसिकली कह सकता हूँ थोड़ा बहुत गोल्ड घर पे रखते हैं, और अगर ज्यादा हो जाता है तो लॉकर में रख दो। गवर्नमेंट ना वो लॉकर में जब आप रख देते हो, क्या उससे ट्रेड हो रही है कुछ? उसका फर्क वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा लगता है मुझे बताना, शायद से मैंने आपको बता भी रखा होगा, मेरी मैरिज ने बच्चे 2024 में, सॉरी 2014 में हुई सर पॉलीगैंग में ब्रैकेट में भी बोलना होगा थी। सर पॉलीगैंग में अलाउड ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पता है गोल्ड का रेट कितना था? 25,000 पर 10 ग्राम्स, ठीक है। और आज गोल्ड का रेट कितना आपको मालूम है? 82 तो बहुत ज्यादा हो गया, 75 था शायद से, 80 हो गया। जैसे ही ये पता लगता है ना बेटे 80, मन करता है कि क्यों ना प्रॉफिट रियलाइज कर लिया जाए, लेकिन क्या ये हो सकता है? ऐसा ना हो जाए कि LIC में चोर हो जाए बेटे, समझ रहे हो। सो अभी कितना है वैसे आज? 80 हो गया भाई, 5 दिन पहले 75 था, करवा चौथ के टाइम मैंने लिया था ना, तब पता है मुझे। अभी 80 है सही में, ग्रेट यार। हाँ सर 80 है सर जो करवा चौथ पे लिया था उसका ठीक है, अभी कितना है बच्चे? 80,000। आप मुझे बताइए, वो सिर्फ गोल्ड हमने रखा हुआ है, ऑब्वियसली ज्वेलरी, वेरेबल ज्वेलरी है, ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट क्या चाहती है? कि आप उस गोल्ड पे जो एप्रिसिएशन ले रहे हो वो तो ले ही रहे हो, और अगर इसको आप बेचोगे तो कैपिटल गेन्स लगेंगे। लेकिन अगर आपने इस ज्वेलरी को जो आपने खरीदी थी, गवर्नमेंट कहती है आप ये सरकार को दो, और सरकार उसका वे करेगी कितने ग्राम्स का है, और आपको एक बॉन्ड इशू कर दे, उसको क्या बोला जाता है? गोल्ड डिपॉजिट। सिर्फ पर उससे जो वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है उसका फायदा मिलेगा आपको बॉन्ड्स में कन्वर्ट करें? आंसर इज यस। उस बॉन्ड्स में लिखा होगा आपने कितने ग्राम्स ज्वेलरी दी। आप समझ रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के पास जा रहे हो भाई पकड़ ज्वेलरी पकड़, तो वो सर्टिफिकेट में लिखा है इतने ग्राम ज्वेलरी आपने डिपॉजिट करी है,
10 साल बाद इतने ग्राम ज्वेलरी की वैल्यू क्या है, आपको फायदा मिल रहा है। और अगर आप उसको बेच देते हो, तो आप मुझे बताइए, आपने ज्वेलरी रखवा दी जी, बॉन्ड्स बनवा लिए, और अब आप बॉन्ड्स को ट्रेड कर रहे हो, कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हो। कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा। गवर्नमेंट प्रमोट्स, गवर्नमेंट कह रही है ज्वेलरी बेचेगा तो कैपिटल गेन लगा दूंगी क्योंकि कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर उस ज्वेलरी से कन्वर्ट करके बॉन्ड्स बना दोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर्टिफिकेट टाइप। ठीक है, ये आया था कांग्रेस का टाइम। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा हूँ उस पर। पहला बेनिफिट आपको क्लियर है। दूसरा बेनिफिट, आपका जो गोल्ड जो लॉकर में पड़ा है, इज इट गिविंग यू एनी इंटरेस्ट? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स गिव यू 2%, 3%, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम। ज्यादा नहीं देते, 2% इंटरेस्ट दे दो। तो एक तो आपको जितनी भी वैल्यू का, अगर आपने 10 लाख का गोल्ड दिया है तो 2% भी मिलता रहेगा आपको, और वैल्यू एप्रिसिएशन भी हो। अब आप मुझे बताइए, क्या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है? बट एट द सेम टाइम आप बताइए, क्या आप अपनी ज्वेलरी बॉन्ड में कन्वर्ट करें? बेच सकते हैं। मतलब आपके बॉन्ड्स आपने बेच दिया, उसको बॉन्ड्स को बेच दिया बॉन्ड्स में। मतलब कोई लॉक इन पीरियड पर जैसे 10 किलो अच्छा ठीक है, ज्वेलरी को बेचने से पहले बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दी, हाँ कर सकते। नहीं, बॉन्ड्स में कन्वर्ट करके बेच दो, नहीं लगेगा। समझ रहे हो? अच्छा आइडिया। ठीक है, ज्वेलरी की ज्वेलरी रहेगी, एग्जाम्पशन की एग्जाम्पशन। मेरा आपसे सवाल, क्या ये जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, क्या ये लोग बहुत कन्वर्ट कराते होंगे? ऐसा हो सकता है कि सर अब अगर ज्वेलरी पहननी है घर में, तो हम वापस बॉन्ड दे दें, हमारी ज्वेलरी में वापस दे दो, मिल जाती है ऐसे? बेटा वो मेल्ट हो चुकी है ज्वेलरी, दैट्स अ मेल्टेड ज्वेलरी। हमने जब गवर्नमेंट को दी है, वो उसी स्ट्रक्चर में थोड़ा ना रखती है, उन्हें दुकान थोड़ा ना लगानी। उसको बाहर से लोन लेना है, उसके लिए सिक्योरिटी देनी होती है, उसके लिए गोल्ड जमा कराया जाता है, उस काम के लिए यूज हो रही है, तो गोल्ड के बिस्किट में कन्वर्ट हो जाती है वो ज्वेलरी। सो यू विल नॉट गेट इट इन द शेप दैट यू गेव दैट टाइम। ठीक है, हाँ उसकी जगह आप गोल्ड के बिस्किट घर में खरीद लो या कुछ कर लो, बट वो ज्वेलरी तो मेल्ट हो चुकी है। मुद्दे की बात ये है जी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स आपके कैपिटल एसेट नहीं है। बट मेरा आपसे बस आखिरी सवाल यही है इससे रिलेटेड, क्या लोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा? नहीं कर रहे, बहुत थोड़ा बहुत कर लेंगे तो कर लेंगे। बट मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने मैम को स्टार्टिंग से हमेशा गोल्ड गिफ्ट करा। मतलब मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि आप कोई भी खून गिफ्ट कर रहे हो, हाँ ठीक है, मतलब बहुत स्टार्टिंग से। कौन सा आपको मशीन खरीद के ला दो। ठीक है, तो बेसिकली जो मतलब, और मुझे ये लगता था कि ठीक है भाई, मतलब अगर कभी ऐसी निकालने की जरूरत हो, ठीक है, लोग कहते हैं जैसे कभी भी गोल्ड बेचना नहीं चाहिए, जब इंसान का एकदम बहुत बुरा टाइम आता है तभी बेचना चाहिए। आप गिफ्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं हमेशा ऑब्वियसली यही था कि मैम को भी शौक है, और मेरे हिसाब से इट इज नॉट वेस्ट ऑफ मनी, चाहे सेम भी मिल रहा है तो कितना भाई, हर साल ऐसे तीन तीन। आपके इन्वेस्टमेंट ठीक है, पर एक दिन ऐसा आया था जब मैंने बोला कि थोड़ी सी ज्वेलरी बेच देते। ज्वेलरी बेचने में प्रॉब्लम है, ज्वेलरी बेचने में प्रॉब्लम होती। इमोशनल अटैचमेंट है। हाँ, पर मैं तो कह रहा था जो मैंने गिफ्ट करे वही बेच दो। मतलब अपनी मम्मी वाले, उनका तो मैं बोल ही नहीं रहा था उनको शादी के टाइम। लेकिन आपको वही रहा था। नहीं ठीक है, सो बेसिकली मेरे को था, मैं मैम को समझा रहा था कि आप लाइफ में सेविंग्स को, मतलब कुछ एफडी करा ली, कुछ स्टॉक मार्केट, कुछ गोल्ड में कर लिया, तो ये ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी गोल्ड में, तो उसको लिक्विडेट करके मेरे को स्टॉक मार्केट में डालना था। वो कर ही नहीं दिया बेटे, और खाना भी नहीं मिला पूरे दिन। हाँ आपको पता है दुबई के साल कैसे। हाँ, मतलब चलो वो ठीक है, पर मतलब ना गोल्ड बेच नहीं सकते, मतलब थोड़ा बहुत ही अलग चीज वो लगती है लोगों को। तो वो वाली चीज है, तो गवर्नमेंट भी ना उतना सक्सेसफुल नहीं है, लोग बॉन्ड्स को इतना आ नहीं रहे, बॉन्ड्स के तरफ ज्यादा। समझ रहे हो? वो वाली चीज है भाई।
नहीं होगा, जो इंडियन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए होगा, ऐसा कोई वो नहीं। तो जरूरी नहीं है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में ज्वेलरी भी दे, बिस्किट भी दे सकते हो सकता, हाँ वो तो तेरे को गोल्ड ही देना है उसी भाव का, बस वो वाली चीज है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और भी एक दो नाम लिख रखे हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऐसे साथ में लिख लो आप। तो ले दे के बात इतनी है जी, आपको सारे के सारे पॉइंट ये पता लग गए कि क्या चीज कैपिटल एसेट है और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत चिलिंग करता है ये ना। हाँ, और इतना पता नहीं, मुझे तो लग रहा है अब सही हो गया वेदर, पता नहीं। सर कहाँ हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है सर, ठंड हो रही है। हो रही है ना, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो मुझे बताइए सही है ना बच्चे, ये सारा हो गया ना। अब आइए, नेक्स्ट बनाना बच्चे। नहीं, अब मैं कैपिटल एसेट, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। आधे पेज पे सीक्वेंस में ही बनाता है, हाँ आज नहीं, 60-70% पेज पर। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल एसेट होता है ना, आपको ये तो पता लग गया क्या चीज कैपिटल एसेट है और क्या चीज नहीं है। पर अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल एसेट दो तरीके के होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखो भैया सीधी सी बात है, आपका जो घर है कितने टाइम से उस घर में रह रहे हो, कह सकता हूँ 8-10 साल, ज्यादा भी हो सकता है। और अगर उसको अब आप बेच दो, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, वो एसेट कैपिटल एसेट है मानते हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। और अगर आपने एक एसेट खरीदा 6 महीना पहले, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग, तो कैसे डिसाइड करा आपने? अंदर बेस, ऐसा हर जगह नहीं है, जनरली पीरियड है 3 इयर्स जनरली। अगर किसी चीज को आप 3 साल से ज्यादा होल्ड कर लेते हो तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है, और 3 साल या उससे कम तो वो क्या बन जाता है बच्चे, शॉर्ट टर्म गैप। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ एनी कैपिटल एसेट is held for not more than 36 months, मतलब should not be more than 36, can be 36 months. If any capital asset is held for not more than 36 months, immediately preceding the date of, बड़ा गहरा मतलब है बेटे, अभी लिख लो, आप एनालाइज करेंगे, लेकिन आपका ट्रिगर पॉइंट बस क्या हो गया, 36 months। इफ इट इज नॉट 36 months, शॉर्ट टर्म, इट इज अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन द फॉलोइंग केसेस 36 months will be replaced with 12 months। ओके, कुछ केसेस में 36 months क्राइटेरिया नहीं, 12 months। कौन कौन से होते हैं? listed shares, इफ आई से स्पेसिफिकली लिस्टेड सिक्योरिटी, अभी आ जाऊंगा एग्जैक्ट टाइप, अदर देन यूनिट्स। क्या होता है यूनिट्स, एक बार बात कर लेंगे, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ
यूएफएस इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ये भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं बट ये इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफाई है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, नीचे लिख दूंगा डेफिनेशन, या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई। बेटे यूटीआई होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत देश में म्यूचुअल फंड का बिजनेस पहले सारा सरकारी होता था, और इस सरकार आज भी बहुत बड़ा, यूटीआई इज द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यूटीआई ही बिजनेस लेकर आया था, इन्हीं के प्रोडक्ट्स होते थे, फिर धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज करा म्यूचुअल फंड्स। तीसरा, जीरो कूपन बॉन्ड्स। सर जी ये क्या लिख रहे हो बेटे, नाम लिख लो अभी, और ये याद होने चाहिए। ईओएफ इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, यूटीआई इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और जीरो कूपन बॉन्ड्स को शॉर्ट में ZCBB। ये तीन एसेट, और लिस्टेड सिक्योरिटी क्या होगी, शेयर्स होगा। और इसके अंदर भी कुछ और एक्सेप्शन भी डालूंगा, यूनिट लिंक्ड डिबेंचर्स करके है कुछ। ठीक है, तो अभी लिखवाऊंगा वो अभी हल्का सा नोट नीचे डाल के, लेकिन आपको ये तीनों पॉइंट पहले ऐसे याद होने चाहिए। मेरा आपसे सवाल क्या, लिस्टेड शेयर इसी में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब आप मुझे बताइए, मैंने 1.5 साल से लिस्टेड शेयर होल्ड करा है, रिलायंस का 1.5 साल से शेयर है मेरे पास, मैंने बेच दिया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग। 12 महीने का ट्रिगर पॉइंट है। आगे लिखिएगा, इन द फॉलोइंग केसेस 36 months will be replaced with 24 months. Unlisted shares and immovable property। कहने का मतलब है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 36 महीना है या 24 महीना? 24 महीना। आप जिस घर में रह रहे, अगर वो 24 महीने से ज्यादा आपने होल्ड कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म। और अगर 24 या उससे कम है तो क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म। क्लियर है बच्चे? तो रेजिडुअरी तो मैं बोलूंगा 36 मंथ से, इन फ्यू केसेस इट इज 12 मंथ्स, एंड इन फ्यू केसेस इट इज 24 मंथ्स। और हाँ जी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे? और अब आप साथ वाले में लिखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, सॉरी, एनी कैपिटल एसेट, सॉरी, if not short term capital asset becomes long term capital asset। भाई सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म ध्यान रखो, अगर वो नहीं है तो उसके बाद करेक्ट। कहिए, क्लियर है बच्चे? नहीं, लिखिए बच्चों ने। हाँ जी। एक यहाँ पर एक हैशटैग लगा देना बच्चे,
और नीचे उसका रेफरेंस दूंगा। अदर देन मार्केट लिंक डिवेंचर्स। सर अभी ये स्पेसिफिक नाम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पेपर में इसी नाम से याद आता है। मतलब मार्केट लिंक डिवेंचर्स। और ऐसा क्यों? बिकॉज मार्केट लिंक डिवेंचर्स, मैडम ये 12 मंथ्स वाले, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, मार्केट लिंक डिवेंचर्स उसमें नहीं आया है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज मार्केट लिंक डिवेंचर्स will always be short term capitalism। आप जो उसे 20 साल तक होल्ड कर लो तो भी वो शॉर्ट टर्म रहता है, तो उसमें कोई टेन्योर का कोई लॉजिक ही नहीं है कि 12 महीने का कुछ है, कुछ है, हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चे, तो ये मतलब एमसीक्यू लेवल पर या वैसे आ जाए ये क्या चीज है, वो वाली बात है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों को? हाँ जी, ये तो शॉर्ट टर्म ही है ना, तो वो वाली चीज है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म है, मार्केट लिंक हमेशा शॉर्ट टर्म। ठीक है बच्चे। अच्छा एक चीज बताई, अब मैं ना प्रैक्टिकल चीजों पर आने वाला हूँ, बस एक बात बताओ। सबसे पहले हमने डिसाइड करा कि कैपिटल एसेट क्या होता है, फिर हमने डिसाइड करा कि कैपिटल एसेट जानने के बाद हमें क्या देखना पड़ता है बच्चे, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल। और ये हम क्यों जान रहे हैं भाई, क्योंकि इन पे टैक्स रेट अलग हो, इनकी कैलकुलेशन अलग होती है, लॉन्ग टर्म की अलग कहानी चलती है, शॉर्ट टर्म की अलग कहानी चलती है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है उस पर हम लोगों के जो गेन्स होंगे वो क्या निकलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या फिर लॉस भी हो सकता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, या आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और ऐसे यहाँ पर भी समझ लो ना कहाँ लेके जा रही है बात। और अब मुद्दे की बात ये है भाई, सर जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा कैसे? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने जैसा आपके साथ स्टार्ट करा था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, बस उसी को ऑर्गेनाइज तरीके से लिख दूंगा मैं। कैसे, यहां से नोट कर लेना बच्चे। कैसे लिखूंगा, आपने अपने एसेट को जब बेचा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सेल कंसिडरेशन हो, और सेल कंसिडरेशन में से हम कुछ चीजें माइनस करते हैं। सबसे पहली चीज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, मतलब सर ब्रोकरेज। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग इट थ्रू अ ब्रोकर, ठीक है, तो वो आपका सेल कंसिडरेशन में से माइनस हो गया। जैसे कि अगर आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेची, ब्रोकर के थ्रू बेची, और ब्रोकर का हिस्सा 5 लाख है, तो सेल कंसिडरेशन क्या हुई, 1 करोड़, ब्रोकर को 5 लाख दे दिए, तो माइनस कर दूंगा, सो इट इज 95 लाख। ठीक है बच्चे, तो ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। अच्छा, और क्या माइनस करूंगा सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसको बोला जाता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ये इंडेक्स क्या होता है, मैं एक छोटा सा लॉजिक दूंगा, फिर अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हैंडल भी करोगे। एक बात बताओ, आपका जो घर है, आपके पेरेंट्स ने खरीदा होगा या ग्रैंड पेरेंट्स ने खरीदा होगा, कितने साल है? बहुत साल, कितना? 30 साल। 30 साल पहले, ठीक है। तो कितने का खरीदा होगा 30 साल पहले? 5-6 लाख। और आज क्या वैल्यू? 1.5 के आसपास है, ठीक है। कितनी?
मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे पहले प्रॉपर्टी के रेट इतने ज्यादा थोड़ा होते हैं, पर तब उस टाइम पे 30 साल पहले 5 लाख बड़ी बात है। ठीक है, हम ये भी नहीं बोल सकते उस टाइम का 5 लाख हम अभी का सोच ले। ठीक है, तो ऐसे नहीं, उस टाइम का 5 लाख बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोगों का भी जो घर है ना बच्चे, वो जैसे आपको बताया था ना, जैसे जब पार्टीशन हुआ था तो वहां से बहुत सारे पाकिस्तान से लोग आए, है ना, जिसमें से एक मैं भी था। हाँ हाँ, बस पॉलिटिक्स में यही होता रहा है ना। ठीक है, सो बेसिकली ये जो आपको मैंने बताया था, ये जैसे जितने भी नगर है, बताया था मैंने? हाँ, लाजपत नगर, मालवीय नगर, ये सारे रिफ्यूजी कैंप्स हो गए। और भारत देश की, भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि वहां से जितने भी हिंदू आए थे उनको रहने को जगह उनको अलॉट करना। तो काफी टाइम लगा था, इट्स नॉट लाइक कि आप आए और 1 साल में हो गया, हो सकता है 10 साल लग गए हो मिलने में। तो हम लोग को वो घर किधर मिला, मालवीय नगर में, शिवाजी। और फ्री में नहीं मिला था, हो सकता है लगे हो 4 लाख 5 लाख, मैंने पेपर नहीं देखे कभी कि परचेज करके। घर पे मैं बोलूंगा तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये क्यों देख रहे। तो जनरली ये पेपर घर वाले ने संभाल के रखते हैं, और बच्चों के हाथ तो बिल्कुल नहीं लगने देते। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है 5-6 लाख रुपए, 10 लाख से ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं दिया होगा, बहुत बड़ा अमाउंट था उससे। आज उसकी वैल्यू पता नहीं। वो रहने दो, गलत एग्जांपल में एंड में आगे कुछ कितना 200 गज का पूरा फ्लोर सारा के साथ। हम लोग बने अभी, मतलब ताऊजी और हम लोग ही रहते हैं, 14 करोड़ मतलब 7 ताऊजी और मतलब वो है। ठीक है, तो आप सोचो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी वैल्यू भाई इतने दिए होंगे, 5-6 लाख की जो आप कह रहे हो, तो उससे भी कम। ठीक है, तो क्या अगर आज मैं घर पे बोलूं कि इतनी अच्छी अप्रिसिएशन हो गई, बेच देते, ये बोल सकते हैं क्या बेटे? हाँ, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता, बट इफ सपोज ऐसे बहुत सारे लोग चले भी गए भाई, मतलब एक और अच्छी जगह चले जाओ, वो वाली चीज है। ठीक है, बिल्डर फ्लोर ऐसे तो बनते हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, अगर मान लो आज के टाइम पे बिक जाए तो कितने रुपए का सेल प्राइस? 14 करोड़ आज की मार्केट वैल्यू बोल रहा हूँ आपको, और हमने खरीदा कितने का था? 6 लाख। क्या ये सही कंपैरिजन है? 30 साल पहले की कॉस्ट पकड़ रहे हो सर आप, उस कॉस्ट को इन्फ्लेट करके आज की कॉस्ट पे तो लेकर आओ। तो इसीलिए क्या करना पड़ जाता है बच्चे, उस कॉस्ट को इंडेक्स करना पड़ जाता है, इन्फ्लेशन फैक्टर देना पड़ जाता है। और उससे क्या होगा, ये 6 लाख हो सकता है कितने तक पहुंच जाए, 1 करोड़ तक पहुंच जाए कई साल। अब वो समझ आए इंडेक्सेशन का लॉजिक, तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें इंडेक्सेशन करेंगे, बट इंडेक्स इज नथिंग बट यू आर गिविंग द इन्फ्लेशन फैक्टर इन योर वर्किंग। ठीक है बच्चे, मुद्दे के बाद युवा भाई, आपको ऐसा लग रहा है बेटे अरे सर आपका तो बहुत बढ़िया। ठीक है, पर आपको क्या लग रहा है, क्या उसको बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा नहीं लगा हो? कई बार होता है, रेनोवेशन होती है लंबे स्केल पे, सारी की सारी फ्लोरिंग चेंज हो रही है, रूम्स बन रहे हैं, कुछ है, तो बेसिकली मैं कहने का मतलब है कि आप उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। मैं छोटा मोटा खर्चा नहीं कह रहा। छोटा खर्चा क्या होता है, अरे सर थोड़ा, हाँ ठीक है ना, थोड़ा वॉशरूम के नल खराब हो गए, टैप खराब हो गई, उसको ठीक करा रहे हो, क्या चल रहा है भाई, ये तो खत्म ही नहीं होंगे खर्चे। ठीक है, तो बेसिकली मैं कौन सा खर्चा लेना है मुझे, इसको बोला क्या जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और कौन सा खर्चा है, मेजर रेनोवेशन का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, भारी खर्चा होना चाहिए। तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, जैसे मैं आपको बोलूं हमने 10 साल पहले 15 लाख की रेनोवेशन करा ली, तो क्या आज अगर मैं उस घर को बेचूंगा तो क्या 15 लाख की कॉस्ट माइनस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ।
आपने जब से खरीदा आपने 3 साल 3 बार रेनोवेशन कराई है, रेनोवेशन के पेपर आपके पास है, आपकी कॉस्ट आपके पास, आप बिल्कुल ले सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेसिकली उस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ले देके आपका क्या आंसर आ जाता है, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एंड लेट मी टेल यू, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, जो लॉस नहीं हो सकता आपको बिल्कुल हो सकता है जी। सर जी 5 करोड़ का खरीदा था, 3 करोड़ का बेचा सर, 2 करोड़ का लॉस हो गया सर। और कैपिटल गेन जो होते हैं ना, ये ग्रॉस आ जाता है। ठीक है। सरकार ने बहुत सारी एग्जेम्पशंस दे रखे हैं कुछ कैपिटल गेन के अंदर ही, मैं डिडक्शन की बात नहीं कर रहा 5 हेड के बाद, कैपिटल गेन के अंदर ही। और वो एग्जेम्पशंस कौन सी सीरीज की होती है बच्चे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54F, 54B, ऐसे करके काफी है, 54EC, ठीक है, एक्सेट्रा। सर ये एग्जेम्पशंस किसी है, ये एग्जामेशन इसलिए है भाई, कैपिटल गेन में ना एक मिडिल क्लास बंदे को भी बहुत भारी भारी गेन्स हो रहे हैं। आप कुछ सोच के देख लो, आपका जो घर है अगर आप बेचोगे तो आपको गेन भारी नहीं होगा, और उसके ऊपर 20% टैक्स, 20%। मान लो आपका जो घर है वो आपने 2 करोड़ का बेचा, और मान लो उसकी कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी, 50 लाख, इन्फ्लेशन लगा के। ठीक है ना, 50 लाख, कितने का फायदा हुआ आपको, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का 20%, आगे बचाना नहीं चाहेंगे, सरकार कह रही है बचाना चाहते तो दोबारा प्रॉपर्टी खरीद। हाँ, तो ये एग्जामिशन जब हम करेंगे 2 क्लासेस लगेंगी इसमें। हाँ ऐसे ही लिख दो 54 की, हाँ यही वाले सेक्शन है। आपको गेन बचाने हैं, री इन्वेस्ट करिए इन द प्रॉपर्टी, नहीं बचाने तो दे दो टैक्स 30 लाख रुपए, बिल्कुल लगेगा। तो हर कोई बंदा जो प्रॉपर्टी बेचता है, प्रॉपर्टी दोबारा परचेज करता है, वरना भारी टैक्स लग जाता है, समझ रहे हो? ओके। तो ये आपकी कंप्यूटेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस आपको काम आएगा आगे के मेरे 7-8 लेक्चर। कभी मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है, हजार सिचुएशंस होंगी जिसमें मुझे ले देके क्या चीज डिसाइड करनी होगी, सेल कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है, गेन निकल, बार बार यही चीज आती रहेगी, पर ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो। समझ रहे हो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बंद हो रही है, कैपिटल गेन कैसे लगेगा, स्लम सेल, पूरी पूरी फैक्ट्री बेच दी, उस फैक्ट्री के अंदर खाने का भी सामान है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट मशीनरी भी है, स्टॉक भी पड़ा हुआ है, सारा का सारा बेच दो, उसके में क्या हो, तो what do the sale consideration, what do the cost, इस तरीके से चलेगा। समझ रहे हो? और मुद्दे की बात ये है जी, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा नहीं, सेल कंसिडरेशन थोड़ा सा आप ढंग से लिखना, मैं एक बार स्पीड में बोल रहा हूँ। सेल कंसिडरेशन में से क्या माइनस करूंगा बच्चे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, और उसके बाद क्या माइनस करूं, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भाई साहब लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं है, 2 साल 3 साल की जो वो है, तो आप लेस क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और रही बात इंप्रूवमेंट की, अगर रेनोवेशन है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स मत लिख देना बच्चे, वैसे तो तुम्हारे ब्लड में चला ही जाएगा। और इसके बाद ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैन बी प्लस माइनस लेस exemption अंडर सेक्शन 54। वैसे 54 होता नहीं, बस जस्ट ऐसी एग्जाम 54 की सीरीज ऐसी, सिर्फ 54B होता है बस इसका। पर मैं इतना स्पेसिफिक ये वाले नोट्स नहीं बना रहा, ठीक है। और फाइनली आपका आ जाता है बच्चे नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और यहाँ पर भी नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स।
कहिए बच्चे, क्लियर है? चलिए, इसके नीचे ना एक एग्जाम्पल लिखना बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, उससे क्या होगा, आपको पूरी वर्किंग एक बार ना समझ आएगी बच्चों। थके तो नहीं ना अभी? ब्रेक चाहिए क्या? मैं दूंगा ब्रेक आपको, बिल्कुल दूंगा। देखो थोड़ा सा बस पढ़ लो, 4-5 कॉन्सेप्ट कराने हैं बस। ठीक है, 1 घंटा पढ़ने में ब्रेक होगा। 1 घंटा चलो, आपने बोल दिया तो 1 घंटा मैं देने वाला था, आपने 1 घंटे का आइडिया दे दिया। अब आपने बोला बच्चों के बाद हम मना नहीं कर सकते। रजिस्टर खोल लीजिए बस आप। हाँ जी? क्या बच्चे बैठे हैं? छोटे बच्चे हो आप? क्यों, ऐसा क्यों? एज एज का है? कितनी है? 20? आपकी तो 22-23 है। नहीं, छोटे बच्चे आपके अंदर तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं बच्चे। मिस्टर ए परचेज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझ रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। मिस्टर ए परचेज द प्रॉपर्टी ऑन 1 October 2006 for rupees 50 lakh। 1 October 2006 for rupees 50 lakhs, full stop। Registration charges 5 lakhs। वो होता है ना स्टैंप ड्यूटी या कुछ है, तो वो भी कॉस्ट मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा यार, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सारे। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5 लाख रुपए। मिस्टर ए did the renovation। Mr. A did the renovation on 10th July 2008 for rupees 8 lakhs। भाई ने renovation करी 10th July 2008 for rupees 8 lakhs, full stop। Mr. A sold the property। Mr. A sold the property for rupees 3 crores on 10th August 2013। 2013 तक 30 दो नहीं, आई एम सॉरी, 2023। 10 अगस्त 2023। तो क्या मुझे बता सकते हैं कौन से साल में बेचा है? 23-24। मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं जो पहले मैं कर लेता हूं। मान के चल रहे थे 23-24 में बेचा, इसको पैसे नहीं मिले सर। मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, मेरी डील हुई, कितने की डील हुई मेरी? 3 करोड़ की। मैंने बेच दी, रजिस्ट्रेशन भी हो गई, विटनेस हो गया, उसके नाम प्रॉपर्टी हो गई, उस जगह पैसा अगले साल दूंगा। बेची तो 23-24 में, पैसे मिलेंगे 24-25 में। मेरा आपसे सवाल, कैपिटल गेन कब टैक्स से करोगे? आप देखेंगे इट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। भाई साहब मेरे को कोई मतलब नहीं आपको पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा, आपने जिस भी साल में ट्रांसफर कर दिया टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट ऑन कैश बेसिस, इट इज ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है बच्चे, ओके। और कौन सी डेट को बेचा था हमने? Full stop। The entire consideration, the entire consideration will be received
इन प्रीवियस ईयर 24-25, मतलब नेक्स्ट ईयर में मिल रही है कंसिडरेशन सारे। फुल स्टॉप। कंप्यूट है जी, नहीं, हम 23-24 में बेचा ना हमने, ठीक है। अच्छा एक साथ नेक्स्ट ईयर में आपको कंसिडरेशन मिल रही है 24-25 है। फुल स्टॉप। कंप्यूट कैपिटल गेन्स, कंप्यूट कैपिटल गेन्स फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25। अभी आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा एक बार, पहले उसको फॉलो करिए। आपकी स्क्रीन पर एक इंडेक्सेशन का चार्ट आ रहा है, ये चार्ट सरकार ने डिसाइड करा होगा। 2001-2002 से पहले का सारा का सारा अगर होगा तो उसका क्या करा जाएगा देख लेंगे। पर आप मुझे बताइए, आपने एसेट खरीदा कौन से साल में, कब खरीदा था? 6-7 में कितना है जी, और आपने बेचा कब है? 23-24 का कितना है? दिस द रेफरेंस, पूरे इंडिया ये रेफरेंस फॉलो करेगा, ठीक है जी। और निकलेगा कैसे अब आप समझिएगा, मैं यहीं पे ही बना दूंगा, आप साथ साथ बनाइएगा। पहले एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आप करना, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से लिखना, ठीक है। मुझे बताइए मैं पहले कौन से प्रीवियस ईयर की बात करूँ, गिवन होगा, गिवन हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा, जो भी रेलेवेंट ईयर्स होते हैं उसके नीचे सीआईआई दिया होगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज, मैं कौन से साल का देखूंगा, 23-24। पहले एक बार जरा आराम से स्पीड में देखूं, सेल कंसिडरेशन कितनी थी, 3 करोड़। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर था कोई, कुछ नहीं था। अब सबसे अच्छा, एक इससे भी पहले ना, रजिस्ट्रेशन पे भी आ रहा हूँ, पर मेरे को अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मेरे को सीक्वेंस पूरा बताना है प्लीज। मैंने जो बेचा है वो 23 में बेचा। अब सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल, उसके लिए मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना होगा, ठीक है। तो मैं उसको लिख रहा हूं, आप भी एकदम ऐसे लिखेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने टाइम इस बंदे ने होल्ड करा। आप मुझे बताइए कितना टाइम होल्ड करा, एग्जैक्ट डेट से बताइएगा। अभी तो मैंने वैसे नहीं फंसाया, आपको ऐसा फंसा दूंगा कि 1.5-2 साल या 2 साल 1 दिन होगा, बच जाओगा। 1 अक्टूबर 2006 खरीदा कब इसने, 1 अक्टूबर 2006। सो ही परचेज्ड ऑन दिस डे। तो आप इसको मालिक कह रहे हैं कि ये तेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग, समझ रहे हो, मैं और गहरा जा रहा हूँ बात को लेकर। तूने खरीदा कब, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को मालिक है, तुमने बेचा कब, 10 अगस्त। क्या ही 10 अगस्त को मालिक मानो, उसका नाम मानो, नहीं मानो। ऐसे कैसे होगा भाई, तू खरीदता तो भी मालिक है, और जो बेचेगा उस दिन भी तू ही मालिक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो अब जब आपने 10 को बेचा है, ही इज नॉट दी ओनर ऑन 10th, तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी टिल 9th अगस्त, कितना था, वो बेटे एक एक दिन का हिसाब अगर 2 साल एग्जैक्ट बन रहा होगा ना। और अब आप जरा लैंग्वेज पढ़िए, मैंने जहां पे आपको लिखवाया था डेफिनेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अब आपको समझ आ रहा है वहां पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे देखी जाती है। अब देखिए, मैंने उसमें लैंग्वेज में ही, ये हर चीज का पर्पस है रे जो लिखा हुआ है। 36 मंथ्स, अच्छा ये वाला केस कौन सा है, 24 मंथ्स का है। और वो क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली, क्योंकि मुझे वो दिन नहीं लेना होता। तो अगर ट्रांसफर वाले दिन से पहले ही मुझे नंबर ऑफ डेज काउंट करना, आप समझ रहे हो ये लाइन क्यों लिखी हुई है। आप आराम से पढ़िए, हो सकता है इसको रीड करेंगे आपको समझ आएगा कि इंटेंशन क्या है। जब मैं वो डेट ऑफ ट्रांसफर लेता ही नहीं, तो उससे पहले का ही तो पीरियड काउंट करूंगा। 36 मंथ्स है, 24 है, तो क्या मैं उस दिन तक का लूं ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, नहीं, वो तो दिन ही नहीं है मेरा, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ। क्लियर है बच्चे क्यों लिखा हुआ है ये। अच्छा अब आते हैं दोबारा से इस पर, पीरियड ऑफ होल्डिंग से मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये एसेट क्या निकल जाएगा। हालांकि आपको ईयर निकालने भी आने चाहिए।
अगर कोई चीज 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है तो वो 30 नवंबर को खत्म होगी अगले साल। आप समझ रहे हो, अभी मैं आपको करवाऊंगा वो। आपका 1 साल कब कंप्लीट हो रहा है ऐसे? 1 अक्टूबर 2006 टिल 30/9/2007। देन 1 अक्टूबर 2007 टिल टिल 30 सितंबर 2008। ऐसे करते करते 30/9 तक करोगे तो ईयर आ जाएंगे आपके पास। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है ना बच्चों, कैसे ईयर निकाल रहा हूं? मुद्दे की बात ये है जी, पीरियड ऑफ होल्डिंग से पता लग चुका है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, क्योंकि आराम से 8-10 कितने साल बन रहे हैं इसके? 17 साल लगभग बन रहे हैं अभी। एग्जैक्ट नहीं देख रहा, 16-17 तो मतलब तो दो। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है? 2 साल है 3 साल? 2 साल। इमूवेबल प्रॉपर्टी है 2 साल। सेल कंसिडरेशन कितनी है? ध्यान से देखिएगा। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर निल। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्लीज ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सर? रजिस्ट्रेशन इसी में ही जोड़ा मैंने। ऊपर देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने ट्रांसफर करा, क्या मैं कह सकता हूँ ये ट्रांसफर का साल कौन सा है? 23-24। और एक्विजिशन का कब था बच्चे? 2006-2007। विच मीन्स 55 लाख इंटू 23-24 का क्या था? 348 डिवाइडेड बाय 120। अभी आप सॉल्व मत करिएगा, आपसे पूरा अच्छे से लिखवाऊंगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी। आउटर कॉलम में लिख देता हूँ उसको। तो ये वर्किंग चल रही है मेरी। सेल कंसिडरेशन 3 करोड़ लेस, चलो बताइए दो अमाउंट अब। 1 करोड़। 88,525। और यही नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने रुपए बच्चे? 8 लाख। 8 लाख सारा है ना, इंटू CI ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि उस दिन तक लेकर आने ना मैंने। ठीक है ना? तो CI ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, अब मैं सीधा सीधा लिख दूं। CI ऑफ ट्रांसफर को 348 अपॉन CI ऑफ इंप्रूवमेंट। हमने जब खर्चा करा उस दिन को, कौन से साल में करा था हमने इंप्रूवमेंट? 137। कितना बचे? 20,32,000। 30 लाख। 20,20,000। ठीक है, 1 रुपए से ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो मुद्दे की बात ये है जी, जो आ गए आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्या आपको समझ आ गई कैसे वर्किंग चल रही है? बना लीजिए, बना लीजिए। यार अभी मुझसे आऊंगा तो बता देना। इसके इधर कैपिटल गेन हेड में 5 हेड है, ये कैपिटल गेन आ गया। इसके ऊपर 20% टैक्स होगा। परचेज करते टाइम तेरा जो भी खर्चा होता है ना, ब्रोकरेज चार्ज हो गया मान लो, सारा कॉस्ट में जुड़ा। 30 साल। समझ आ गया बच्चे? बना दो बेटे, इसको अच्छे से बना देना। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स।
क्या है? नमस्कार। क्या बेटा? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। यहाँ तक करिए बच्चों ने नोट। थोड़ा सा रह गया बच्चे, बस आ गए आप। अगली हेडिंग डालिएगा, एसेट। हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 2 इयर्स तो। अच्छा 24-25 का बताइए, कुछ टैक्सेबिलिटी, कुछ भी टैक्सेबिलिटी। तो एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, although the consideration is received in 24-25, although the consideration is received in 24-25, हाँ, although the consideration is received in 24-25, comma, capital gains will not arise because it has already been taxed in 23-24. Yeah, because it has already been taxed in 23-24. Irrelevant to, अगर करेंगे और पॉइंट करेंगे इस पे, अच्छा मजा आएगा। और अगली हेडिंग डालिएगा, एसेट। आपने देखा होगा कि वो जो इंडेक्सेशन वाला था, क्या मैं कह सकता हूँ वो कौन से साल से हो रहा था, देखा था आपने? 2001, 2002 देखा था, एक दो ही था ना। चलिए, लेकिन सर कई एसेट तो आपने भी, जो आपके जो एसेट है वो 2001 से पहले का है घर या बाद का है, उसका क्या होगा? और कितनी सारी ज्वेलरी होगी जो बहुत पहले की पड़ी होगी, और उसका तो इन्फ्लेशन सीआई नहीं रखा, क्योंकि भाई इतने पुराने का नहीं है, सरकार स्क्रैप कर देती। पहले ना 1/4, मतलब आपके लिए तो अभी 2001 से शुरू हो रहा है, हम लोग जब पढ़ते थे तब 1481 से हो रहा है, पर अब वो रूल आउट हो चुका है। इतना सरकार कहाँ से, वो इतने पुरानी इन्फ्लेशन फैक्टर और मल्टीपल फैक्टर चेंज हो गए, तो सरकार नए तरीके निकाल देगी। कहने का मतलब है, अगर 2001 से पहले का एसेट है तो क्या करा जाएगा, वो देखने वाली बात है। तो हेडिंग डालिएगा, एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2000। इसके नीचे मैं कुछ लिखवाऊंगा, बट अब इसी सीक्वेंस में ही चलेगा, ठीक है बच्चे। और ये क्या बोल रहे हैं सर जी, इफ एनी कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, जैसे कि आपने घर खरीदा 1988 में, 61 में, 72 में, तो ये तो एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 है। द assessee has the option
पहले समझ लेना, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, कंपल्सरी नहीं है, यू हैव द ऑप्शन टू टेक कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट। आज अगर बेचोगे तो सेल तो है ना मेरे पास, मेरे पास झमेला किस चीज का है, पेपर नहीं है मेरे पास, ठीक है, खो गए पेपर, 86 में खरीदे थे, खो गए सर ज्वेलरी के पेपर, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉस्ट जो है वो क्या ले सकते हो, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2000। कहने का मतलब है आपके पास कोई ज्वेलरी थी 1985 की, आपके पास एक्चुअल कॉस्ट उसकी आपको क्या पता लगी, 100 रुपए, ठीक है, क्योंकि ये 1/4/1985 की लगा लो आपने खरीदी थी, तो यू हैड द डेटा, कितने रुपए की थी आप कह रहे, 100 रुपए की, आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी 800। मेरा आपसे सवाल है, आप क्या लेना चाहते हो, कॉस्ट को 100 लेना चाहते हो आप तो चाहोगे कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगे तभी तो कैपिटल गेन कम से कम आएगा, और सेल तो फ्रीज हो चुकी है, सेल तो जो ट्रांजैक्शन है वो है, अब जितनी कॉस्ट आप बढ़ा गया आपको फायदा मिल जाएगा, और सरकार क्या कह रही है, यस यू हैव द ऑप्शन टू टेक हायर ऑफिस, तो आपके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटे, 800 रुपए। वहीं अगर मैं आपको बोल दूं अगर फेयर मार्केट वैल्यू 70 होती तो इट इज अप टू यू, आपको जो बेनिफिशियल है आपको ले सकते हैं। कौन से एसेट के लिए, 2001 से पहले के एसेट, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा वो 2006 का था, उसमें थोड़ा ना ऑप्शन है। अब अगर उसमें मैं लिख के भी दे दूं आपको फेयर मार्केट वैल्यू एक ले नहीं सकते आप सिर्फ कौन कौन से एसेट के लिए ले सकते हो, विच आर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इतना ही नोट करिए पहले, ये स्टैम्प ड्यूटी वाला अभी मत करिएगा। ये वाले के लिए ना मैं हटा ही देता हूँ, अभी जब एक राइट टाइम आएगा तब मैं बात करूंगा, नहीं तो मिक्स में रहेगी। चलिए तो बच्चे, अगर हम ये एग्जांपल देखें, सर जी ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज करी है, कितने रुपए की परचेज करी है जी, 5 लाख की, कौन सी डेट को, 1/4/1990, सो इट इज एन एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, कौन सी डेट की, 1/4 क्वेश्चन में दी होगी आपको, तो आप कॉस्ट कौन सी पकड़ सकते हैं, 30 लाख ले सकते हैं, बीइंग हायर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हाई। रही बात दूसरा केस मैंने क्या बना रखा, अगर 35 लाख की खरीदी थी, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 30 लाख, तो विच एवर इज हायर ऑब्वियसली 35 लाख पकड़ लूंगा। मुझे बताइए, क्लियर एग्जांपल और नोट कर दीजिए, नीचे वाला भी वही एग्जांपल ही है बेटा, नीचे वाला बल्कि आप नोट जरूर करना, तो जो बोल चुका हूँ ना वो एग्जांपल सामने आ जाएगा सब। सारा डोसा, क्या मसाला डोसा, फोन में, हाँ वो तो, हाँ वो तो होता ही है, सारे रेस्टोरेंट के अलग होता है, 20% बढ़ाकर होता है लगभग, देखो नहीं बता, तो उस कैटेगरी क्या करें, नहीं अगर आप ऐप से जोमेटो से मंगवाते हो तो महंगा आता है, रेस्टोरेंट का प्राइस अलग होता है। आप एप्पल फोन का भी कह रहे हो, अच्छा ऐप का कह रहे हो ना, लिख लिया, एक टाइम आएगा, इररिलेवेंट नहीं, एक राइट टाइम आएगा तो कुछ ऐसे ही नेक्स्ट में भी आ सकता है, तो
जब प्रॉपर्टी की बात करूंगा तब इसको दोबारा ले रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल समझ आया बच्चे? नहीं है? पहला आ गया? जो मैं समझा दूँ वो आ जाता है समझ। ये बहुत आसान है रे। लैंड एंड बिल्डिंग कब खरीदी आपने? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना। 1/4/2001 के बाद का खरीदा है तो वो जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए रखा है। यू डोंट हैव द ऑप्शन। और अगर ऑप्शन नहीं है तो कॉस्ट तो यही रहेगी ना भाई, 80 लाख वाली। टेबल, हाँ इसमें टेबल देख लो। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज एक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2000। पूरी हैंडराइटिंग सुधार। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है या ये? मेरी अच्छी है ना? एक ना दे रहा हूँ, एक बार लिख लो। एक दो चीजें ना बोलनी है नहीं तो वो ना फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर वो मिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे लिखिएगा, नोट डालिए कुछ। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। कुछ केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू ले नहीं सकते, इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। भाई इंटेंजिबल की मार्केट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। So the option to take fair market value is not available in case of intangible assets, comma, depreciable assets. Depreciable लिखा हो? In case of depreciable assets. जैसे कि नहीं मतलब depreciable से आप समझना, अभी आपने पीजीबीपी नहीं करा हुआ है। कुछ बच्चों का वो हो गया, वो ठीक है। ये जो प्रोजेक्टर है क्या एडू जंक्शन इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा? तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है भाई, वो जैसे आपने बचपन में डेप्रिसिएशन सीखा हुआ है, जिन जिन पे डेप्रिसिएशन निकलता है उसे फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, तो नाम आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएबल एसेट पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन टू टेक है नोट में, ये नोट नंबर 1 हो गया, देन नोट नंबर 2, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू in case of bonus shares is available and not available. बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है? बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर क्या होते हैं? फ्री के शेयर। तो बोनस शेयर की कॉस्ट क्या हुई? 0। अगर मेरे को 1986 में बोनस शेयर मिले, 1986 बोनस शेयर मिले, कॉस्ट क्या उसकी? 0। डू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/2001? नो, डिपेंड करता है, अगर आपने सही बता दिया तो ब्रेक मिल जाएगी। सर ऑप्शन आप कैसे बोल रहे हो? आप तो बता दिए। हाँ, पहले की कॉस्ट पहला तो है 0 है कॉस्ट, बोनस की कॉस्ट ही 0 होती है। लेना पड़ता है गवर्नमेंट को टैक्स लेना पड़ता है। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ बोनस शेयर इज अवेलेबल। आपने वो हिंट दे दी बस और कोई बात नहीं लिखा है ना, ऐसा इंटरेस्टिंग स्टॉकिंग को बांध दे। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? एक नो पॉइंट है ना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर उससे वो लिख देते हैं। एक नेक्स्ट नोट लिखेगा बच्चे, वैसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है पर। अच्छा बच्चे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी पहले की हो सकती है 2001 से पहले की। तो क्या करूंगा उसको? इग्नोर, इग्नोर कर दो।
क्वेश्चन में अगर वो 2001 से पहले कोई खर्चा 86 में, 90 में, 94 में, काट दोगे आप उस लाइन को, कोई इंडेक्सेशन है कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी कंसिडर्ड एवरी इम्पैक्ट। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट में लिखिएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं, तो सिर्फ जनरली ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001, before 1/4/2001 is to be completely ignored. नहीं, full stop. In other words, cost of improvement after, sorry, in other words, cost of improvement on or after 1/4/2001, on or after 1/4/2001 is to be considered, कोई दिक्कत नहीं आता? ओके, बस बेटे छा गए बेटे। आपने कॉस्ट में जोड़ लिया उसको, ये जो रजिस्ट्रेशन, हाँ वो तो एक टाइम आएगा वो बताओ, ठीक है, उस पर आऊंगा दोबारा हूँ। अब आप मुझे बताइए, आपको ये लाइन पढ़ के सारी बातें समझ आ रही? समझ आ गई ये सारी? बट इसका, अच्छा मैं एक्सेप्शन की बात कर, थोड़ी सी बात करूँ, मुझे पता है आप थक गए, ठीक है, बट बिलीव मी दिस इज द एक्चुअल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट वो नहीं है जो आप पिछले 2 घंटे से करो, 1.5 घंटे, अब जो आप पढ़ोगे अब डेवलप, क्योंकि आप थक चुके हो, अब आपके दिमाग में चल रहा है कि ब्रेक चाहिए, और अब आपको अपना फोकस लेवल बढ़ाना है, तो ब्रेक चाहिए, अभी ब्रेक चाहिए 10 बजे से। अरे मैं आपको ज्यादा लंबा ब्रेक देना चाहता हूँ। दे रहा हूँ एक पॉइंट सुन लो बस, फिर मैं ब्रेक, ठीक है, इसके बाद हो ही गया है मेरा वैसे, ठीक है, उसके बाद ब्रेक दे दूंगा। अगर आप देखेंगे कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, अगर कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है, तो कैपिटल गेन हो जाता है कौन से साल में? इन विच ट्रांसफर टेक प्लेस। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, और ये किस चीज की एक्सेप्शन है? ट्रांसफर टेक प्लेस की एक्सेप्शन। मतलब सर बिल्कुल अभी सुनते जाइएगा, मतलब आज के डेट में 5 नवंबर एक बिल्डिंग है और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और कौन सा प्रीवियस ईयर है ये? 24-25, क्या वो ट्रांसफर हो? नहीं, इन शॉर्ट बिल्डिंग है, अर्थक्वेक आया, वो बिल्डिंग गिर गई, इज इट ट्रांसफर? ये आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने ट्रांसफर की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। जब आप ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे, अगर आपकी बिल्डिंग या कोई भी एसेट, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होता है और अगर वो इंश्योर्ड होता है तो उसे ट्रांसफर बोल दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, खत्म हो गई उस दिन आइडेंटिटी ओवर। और अगर यही बिल्डिंग इंश्योर्ड नहीं होती तो ट्रांसफर नहीं, क्योंकि उस केस में तो आपको, क्योंकि इसे जीरो होता, लॉस होता, सरकार के लिए ट्रांसफर नहीं। लेकिन जहां पे इंश्योरेंस है उसको ट्रांसफर नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज इंश्योर्ड इट इज ट्रांसफर। अब उसमें गेन भी है या लॉस भी है, जो भी है, कहने का मतलब ये है कि इफ देयर इज अ कैपिटल एसेट है, बिल्डिंग हो गया, ज्वेलरी हो गया, जो भी है, और अगर कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये ट्रांसफर है या नहीं है, डिपेंड करता है। इंश्योरेंस है तो ट्रांसफर है, इंश्योरेंस नहीं है तो ट्रांसफर नहीं। कोई बात नहीं, मान लो बिल्डिंग है, इंश्योर्ड थी, डिस्ट्रॉय हो गई, आज क्या डेट है, ट्रांसफर हो गई, जी हाँ हो गई, कंसिडरेशन अगले साल मिलेगी, टैक्सेबल कब होगा? अगले साल होगी ना, यही तो एक्सेप्शन है।
in case of destruction of a capital asset, capital gain will be taxable in the year in which insurance claim is received. समझ गया? और उस केस में कैपिटल गेन कैसे निकले, क्या निकलेंगे, आइए बेटे एग्जांपल बनाते हैं। और इंश्योरेंस क्लेम जो है, हाँ जी, पता है मैं भी चलती हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ा है कि मेरे को भी लग रहा है कि ब्रेक, पर मैं खुद को बोल रहा हूँ नहीं पढ़ाना है। कितने दिनों बाद आएगा यार, इतनी लंबी हॉलीडेज के बाद, 15-20 डेज। एक हफ्ता तो था, ठीक है। 45(1)(a) और इसका सीधा केस बनाएंगे, मतलब आपको लिखना नहीं है, डोंट वरी, सीधा मैं बनाऊंगा और आप उसको वो करना। एग्जाम्पल बनाते हैं। मिस्टर ए इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल। मतलब ये एक सिचुएशन है जिसका हम कैपिटल गेन इम्पैक्ट सीख रहे हैं, ठीक है बच्चे। ज्यादा लंबी बात क्योंकि मुझे डोंट वरी। मिस्टर ए परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 1 crore on 1/8/96। क्या फेयर मार्केट वैल्यू देनी जरूरी है या रहने दो? बिल्कुल देनी पड़ेगी सर। फेयर मार्केट वैल्यू है 80 lakhs। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन 1992 5 lakhs। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन 2014 10 lakhs। Property got destroyed on 1/8/23। इंश्योरेंस क्लेम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंश्योरेंस क्लेम admitted 5 crores। 23-24 में इंश्योरेंस क्लेम ने सेटल कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारा 5 करोड़ बनता है, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 5 crores on 1/8/24। कंप्यूट कैपिटल गेन्स फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25। ओके, क्या लग रहा है बेटी? तो ईयर वाइज सोचते हैं एक बार, ठीक है। लिख लिया बच्चों ने? चलिए आइए बच्चों। अच्छा, प्रॉपर्टी काफी पुरानी खरीदी है, 2001 से पहले की, ठीक है, तो वो भी देखेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी देखना है। लेकिन एक बात, क्या ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रेलेवेंट है? वो तो काट दूंगा मैं। 2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, ठीक है। रही बात, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कब हुई है बच्चे?
ईयर ऑफ ट्रांसफर 23 प्रॉपर्टी हुआ ट्रांसफर इन 23 और पैसा तो मिल रहा है आपको 24-25 बट तो इसीलिए मैं आपके सामने 2 साल बना रहा हूं कि भाई 23-24 और 24-25 और 23-24 में लिख रहा हूं मैं ईयर ऑफ ट्रांसफर तो यही है भैया। ऐसे थोड़ा ना जब पैसे मिल रहे हैं तो उसको ट्रांसफर बोलूंगा मैं। जिस दिन कैपिटल एसेट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी ट्रांसफर हो गया उस दिन। और अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो क्या आप मुझे इसी सोच से पीरियड ऑफ होल्डिंग बता सकते हैं? खरीदा कब था भाई ने? 1896 टिल व्हाट डेट? प्रॉपर्टी को टेक्स 18 so it is 31st July 2022 it is what transfer पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐसी होती है। पैसा 4 साल पहले मिल रहा है तो ऐसे थोड़ा ना वो पीरियड ऑफ होल्डिंग बढ़ता जाएगा लॉन्ग टर्म बना दो इस चीज को। समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म कैपिटल but will it be taxable in 23-24? It will not be taxable in 23-24। तो एक लाइन लिखिए प्लीज। कैपिटल गेन्स will not be taxable in 23-24 because consideration is not received। बहुत ही जनरल लैंग्वेज करके लिखा रहा हूं मैं इन दिस केस। और ये सिर्फ इसी केस के लिए है ना बच्चे, इंश्योरेंस वाले के लिए ऐसे नहीं है हर केस में आप लगा दो। बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव इन 23-24 तो टैक्सेबल कब होगा फिर? द ईयर इन विच यू रिसीव द कंसिडरेशन। और वो कौन सा ईयर? तो क्या मैं कह सकता हूं ये ईयर ऑफ कंसिडरेशन है बच्चे। the year in which you receive the consideration। और अगर आपको सारी बात समझ आ रही है तो कैपिटल गेन निकाल दो। यानी कि सरकार को टैक्स में 24-25 दो 23-24 में नहीं दूंगा। क्योंकि सरकार भी समझती है कि भाई एक तो बंदे की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा बचा दिया और मुझसे टैक्स ले रहे। तो जब आपको पैसा मिले आपको तभी देना है। मुद्दे की बात ये है सेल कंसिडरेशन कितना है? मुद्दे की बात ये है index cost of acquisition। How much was the index cost of acquisition? सर 1 करोड़ है और ये फेयर मार्केट वैल्यू है। विच एवर इज आपके लिए बेनिफिशियल 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ ले लोगे। क्यों? यही है ना कहानी। इनटू सी आई। अब देखते हैं आप क्या बोलोगे इसके लिए। अगर आप स्टाइल नहीं कराऊंगा आप ही सॉल्व करो। सी आई और 24-25 या सी आई और 23-24 ऑलवेज सी आई ऑफ ट्रांसफर। ठीक है हमेशा सी आई ऑफ ट्रांसफर। ठीक है और सी आई ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? आई थिंक 348 और वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे आगे मैंने नहीं करा ना भाई, आप कर दो इससे आगे। आपने कहा कि दे दीजिए कैपिटल में। मेरे को आपको बस सी आई ऑफ ट्रांसफर तक लेके जाना था। अब आप सॉल्व कर दो भाई। वो टेबल दिखाऊं? हम्म शेयर ही करो।
348 है टेस्ट ऑफ इसका 348 137 यही आ रहा था सर 1,37,50,000 देखते हैं तो निकाल लो आराम से 137 आगे चलने जी का वेरी गुड मतलब दिमाग सही चल रहा है वैभव जी का आ गया पीछे आ गया साक्षी जी का श्वेता जी का मेघ जी आ रहे बच्चे मेघ जी तो टॉप कर दिया यस एलविश का आ गया चलिए गिरीश ने सर की बुक लाया बच्चे होमवर्क तो दे दो ना बेटे होमवर्क नहीं दो ट्यूशन का आशीष से नहीं फिर अगर आपको होमवर्क ज्यादा मिला तो यही करवा देता हूँ फिर नहीं बहुत कम मिला मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ बेटे देखो आप जैसा बोलोगे आपको घर में करना है घर में कर लो यहाँ करने क्वेश्चन यहाँ कर लो यहाँ करने हैं आपने क्वेश्चन ठीक यहाँ कर लो बेटे जैसे आपका मन करे बस अब और कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा कॉन्सेप्ट नहीं होमवर्क ज्यादा मिला होना यार तुम्हें घर पे करना नहीं नहीं मैं ऐसे में अच्छा नहीं लगा मुझे तो क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा सर क्या करेंगे चाहिए हो गया यार कुछ एग्जैक्ट अभी मेरे को ऐसे पता नहीं मैं जब कराऊंगा भी करेंगे इंस्टीट्यूट ने भी अभी मटेरियल पब्लिश नहीं करा चला गया एक बार इलस्ट्रेशन में 7.3 पढ़ना हो जाएगा ये पढ़ तो लो बेटे आंसर देख के थोड़ा सिर्फ एक बार रीड करो हो जाएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं होमवर्क हो जाएगा जो होता जाएगा वो होमवर्क देता जाऊंगा हो जाएगा सॉल्व 7.3 होमवर्क लिखो 7.4 भी होमवर्क लिखो 7.3 7.4 मेरा नहीं होगा 7.9 नहीं होगा वेरी अब जरा 7.7 पढ़िए क्या आपको अच्छा लग रहा है
7.7 एक बार रीड करो, हो पाएगा? नहीं लग रहा? अच्छा, सही लग रहा है ना? हाँ 7.7 होमवर्क है। 7.8 पढ़िए। नहीं ये नहीं हो पाएगा, 7.8 छोड़ दीजिएगा। हो गया मैडम, 3 क्वेश्चन दिए नहीं। तो ठीक है, जो बाकी देने थे वही क्लास में करा देता हूँ, या दूं और? 7.9 पढ़िए आप। अगर आपका ये हो जाएगा तो बताइए, नहीं तो मैं भी कराऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? 7.9 होमवर्क हो जाएगा ये, इसलिए दे रहा हूँ, मुझे पता है तुमने कोई क्लास में तो कराने नहीं देना। ओहो, 7.10 पढ़ना है एक बार। हम्म समझ आ रहा है ये कौन सा है? कौन से टॉपिक से है ये? हाँ वही वाला ना जो अभी करा था, तो वही वाला, बस इसमें ईयर चेंज होके रिसीव्ड हो रहा होगा बस उसे। 7.10 तक आपको वो करना है जो जो मैंने बताया। ठीक है बच्चे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अब हम कितने बजे मिलेंगे? 3 बजे मिलेंगे। ठीक है, 3 बजे मिलेंगे, और 3 बजे करेंगे जी अकाउंट्स। ठीक है, सीएमए के बच्चे आए ना? सीएमए का टॉपिक करा दूंगा, या सीएमए का ही करा देते? AS16 करा देता। ठीक है बच्चे, बोरोइंग कॉस्ट अमेलगमेशन 16 के बाद करा दूँ, 16 के बाद करा दूँ। ठीक है, 2 क्लास का AS16, फिर बोरो को कर लेंगे। हाँ जी, नोट पे भी एक बार मैं देख लेता हूँ, अभी देखा बच्चा आपको मैंने। ठीक है, 1 सेकंड बस वेट कर लेना। ठीक है, हाँ ऑनलाइन में और किसी बच्चे को डाउट है क्या?